इनकम फ्रॉम सैलरी के इस 5वें भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार जैन, सह आचार्य MBR गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा। बेसिक सैलरी या बेसिक पे, मूल वेतन। बेसिक पे इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सैलरी। मूल वेतन वेतन का महत्वपूर्ण भाग है। इट इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर हिज बेसिक क्वालिटीज like qualification, experience and expertise in particular field। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी मूलभूत क्वालिटीज, गुणों के कारण, जैसे उसकी योग्यताएं, उसका अनुभव, उसका कोई विशेष क्षेत्र में ज्ञान आदि के कारण जो भुगतान किया जाता है उसे मूल वेतन कहा जाता है। इट इज जनरली गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए पे स्केल। यह प्राय एक वेतनमान की रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए 2000-200-200-300-300-300-500-400-7,000। यह वेतनमान एक उदाहरण के रूप में हम समझने के लिए ले रहे हैं, जिसमें वेतनमान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वेतनमान में जो 2000 लिखा गया है, इसका अर्थ है जिस समय यह वेतनमान किसी कर्मचारी को स्वीकृत किया जाता है तब उसे प्रथम बार मूल वेतन के रूप में 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके पश्चात जो डैश करके 100 रुपीज़ लिखे हुए हैं, इसका अर्थ है प्रत्येक वर्ष उसी तिथि को जिस दिन वेतनमान स्वीकृत किया गया उस दिन उसे वेतन वृद्धि 100 रुपये की दी जाएगी। यह वेतन वृद्धि तब तक दी जाती रहेगी जब तक वेतन 2500 रुपये तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही उसका मूल वेतन 2500 रुपये पर पहुंच जाएगा, यानी लगभग 5 वर्षों बाद, तब उसकी वेतन वृद्धि 100 रुपये के स्थान पर 200 रुपये हो जाएगी प्रति वर्ष। वेतन वृद्धि प्राय प्रति वर्ष दी जाती है। 200 रुपये प्रति वर्ष की यह वेतन वृद्धि तब तक दी जाती रहेगी जब तक उसका मूल वेतन 3500 नहीं हो जाता। 3500 रुपये का मूल वेतन हो जाने के पश्चात उसको वेतन वृद्धि दी जाएगी 300 रुपये की, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक उसका मूल वेतन 5000 रुपये तक नहीं पहुंच जाता। तत्पश्चात उसको वेतन वृद्धि 400 रुपये प्रति वर्ष की दी जाएगी, और यह तब तक दी जाती रहेगी जब तक उसका मूल वेतन 7000 रुपये पर नहीं पहुंच जाता। 7000 रुपये के पश्चात उसका वेतन स्थिर हो जाएगा, यानी उसके पश्चात किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वेतन वृद्धि से वंचित करने का तात्पर्य अब उसका विकास रुक गया है। सामान्यतः कर्मचारियों को पदोन्नत करके नए वेतनमान में ले जाया जाता है। द पे स्केल हैज़ इन जनरल 20 इंक्रीमेंट्स। किसी भी वेतनमान में प्राय करके 20 वेतन वृद्धियाँ होती है। बेसिक पे इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। मूल वेतन सदैव कर योग्य होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, प्रति माह एक निश्चित राशि कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में दी जाती है। सामान्यतः ऐसे वेतन की गणना आपसी समझौते के आधार पर की जाएगी।
मूल वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी को भत्ते एवं अनुलाभ प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। Dearness allowance is given to an employee to compensate him for increase in prices. मूल्य वृद्धि के कारण यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है ताकि महंगाई में जो वृद्धि हुई है वह कंपेंसेट यानी उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। It is generally allowed as certain percentage of basic pay. प्राय यह मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। And it is linked to consumer price index. और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सरकार द्वारा जारी की जाने वाली संख्याओं की वह श्रृंखला है जो महंगाई में वृद्धि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। एंड इट इज़ रिवाइज्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्राय त्रैमासिक आधार पर रिवाइज किया जाता है। डियरनेस अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज ऑलवेज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से कर योग्य होता है। जब कभी भी हम इस प्रकार की बात करते हैं किसी भी राशि के बारे में कि वह पूरी तरह से कर योग्य है, फुल्ली टैक्सेबल है, इसका अर्थ यह होता है कि उसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कर योग्य वेतन की गणना में शामिल करेंगे। महंगाई भत्ते के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी जानने योग्य है कि यह भत्ता कभी सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया जाता है और कभी बिना सेवा शर्तों के अंतर्गत, यानी समटाइम्स दिस अलाउंस इज गिवन एज पर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड समटाइम्स नॉट एज पर टर्म्स ऑफ सर्विस। यदि यह सेवा की शर्तों के अंतर्गत दिया जाता है तो यह अवकाश संबंधी रिटायरमेंट से रिलेटेड सुविधाओं के लिए वेतन में शामिल किया जाता है तथा यह मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान की राशि, ग्रेच्युटी तथा किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए भी वेतन शब्द में शामिल किया जाता है। कभी कभी यह महंगाई वेतन के नाम से भी दिया जाता है। महंगाई वेतन से आशय है कि यह सेवा की शर्तों के अंतर्गत दिया जा रहा है तथा अवकाश संबंधी रिटायरमेंट संबंधी सुविधाओं के लिए वेतन में शामिल होगा। एक उदाहरण से यहाँ पर हम समझते हैं कि जब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन होता है तो अवकाश संबंधी सुविधाओं में कैसे शामिल किया जाएगा। मान लीजिए एक कर्मचारी को उसके अवकाश ग्रहण पर वेतन का 50% पेंशन दिया जाना प्रस्तावित है। अवकाश ग्रहण करते समय कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपये और महंगाई भत्ता 50,000 रुपये है। अब यहाँ पर यदि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन है तो उसे 50,000 प्लस 50,000 1,00,000 रुपये का 50% यानी 50,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। पेंशन जो अवकाश संबंधी सुविधा है। लेकिन यदि यहाँ महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुरूप नहीं है तो उसका वेतन 50,000 है, उसका 50% यानी उसे पेंशन केवल 25,000 रुपये ही दी जाएगी। बोनस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयर विच इज़ गिवन टू एन एम्प्लॉय एंड इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को देय बोनस जो नियोक्ता द्वारा अपने लाभों में से दिया जाता है और यह पूरी तरह से कर योग्य होता है।
इसके अतिरिक्त हमें यह भी जानना है कि बोनस प्राप्ति के आधार पर कर योग्य होता है। यानी यदि नियोक्ता ने बोनस की घोषणा कर दी है परंतु दिया नहीं है तो वह आयकर अधिनियम में कर योग्य नहीं है। लेकिन यदि बोनस प्राप्त हो गया है तो जिस वर्ष वह प्राप्त हुआ है उसी वर्ष उस पर कर लगाया जाएगा। जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी को मिला प्रलोभन बोनस, इंसेंटिव बोनस भी वेतन माना जाता है और उसे इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कर योग्य के रूप में शामिल किया जाता है। यानी बोनस किसी भी नाम से दिया जाए, दीपावली बोनस, मिनिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस, विशेष बोनस, सभी कर योग्य होंगे। फीस और कमीशन। एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क इज कॉल्ड कमीशन और फीस एंड इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। अतिरिक्त कार्य के लिए जो अतिरिक्त भुगतान किया जाता है उसे कमीशन या फीस के रूप में जाना जाता है और यह पूर्णतया कर योग्य होता है। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मूल वेतन के अलावा कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त कमीशन, फीस आदि के रूप में मिली राशियां भी वेतन में शामिल की जाएगी। कमीशन, फीस आदि सभी भुगतान समय आधार पर या वेतन के निश्चित प्रतिशत के रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 5% की दर से कमीशन देना तय किया गया। यह 5% बिक्री पर आधारित है। इसी प्रकार कोई भी और आधार हो सकता है। इन सभी प्रावधानों को अब हम विभिन्न उदाहरणों से समझेंगे। उदाहरण नंबर 1, मिस्टर आश्रय इज वर्किंग विथ XYZ लिमिटेड एट ए बेसिक पे ऑफ 25,000 per month, dearness allowance of 6,000 per month. Calculate his gross salary income for previous year 2020-21। तो 12 महीने के लिए उसका मूल वेतन हो जाएगा 25,000 इंटू 12 यानी 3 लाख रुपए और महंगाई भत्ता हो जाएगा 6,000 इंटू 12 यानी 72,000 रुपये। इस प्रकार दी गई सूचनाओं से उसकी ग्रॉस सैलरी हुई 3,72,000 रुपये। एग्जाम्पल नंबर 2, Mr. Naresh is working with XYZ Limited at a basic salary of rupees 25,000 per month, dearness allowance of rupees 6,000 per month, commission of rupees 3,000 per month, and he received bonus of 40,000 on 30th November 2019। बोनस प्राप्त हो गया है। कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 या जिसे कहेंगे कर निर्धारण वर्ष 2020-21। तो यहाँ पर भी उसका मूल वेतन हुआ 25,000 इंटू 12 यानी 3 लाख रुपए। मूल वेतन के अतिरिक्त उसको महंगाई भत्ता दिया गया है 6,000 इंटू 12 यानी 72,000 रुपये। उसको 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह के लिए 36,000 रुपये का कमीशन भी प्राप्त हुआ है। उसे बोनस प्राप्त हुआ है क्योंकि प्राप्त हो गया है 40,000 रुपये। इन सबको जब जोड़ते हैं तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 4,48,000 रुपये। तीसरे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं मिस्टर विजय के बारे में जो एस लिमिटेड को ज्वाइन करता है ऑन 1 अगस्त 2019 एट ए बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज़ 45,000 पर मंथ। महंगाई भत्ता है 5,000 रुपये प्रति माह और कमीशन दिया जाना है 2,000 रुपये प्रति माह। इसके अतिरिक्त उसको 2% की दर से 2% मूल वेतन का बोनस भी दिया जाएगा। तो उसकी ग्रॉस सैलरी इनकम हम ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सैलरी, क्योंकि उसने 1 अगस्त को ज्वाइन किया है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कुल मिलाकर गत वर्ष में 8 महीने का उसका कार्यकाल हुआ। 45,000 इंटू 8 यानी 3,60,000 रुपये। डियरनेस अलाउंस 5,000 इंटू 8 यानी 40,000 रुपये। कमीशन 2,000 रुपये प्रति माह से 8 महीने का 16,000 रुपये और 3,60,000 के मूल वेतन पर 2% की दर से उसको बोनस दिया जा रहा है 7,200 रुपये। तो उसकी ग्रॉस सैलरी हुई 4,23,200 रुपये। एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर श्याम जॉइंस एम लिमिटेड। मिस्टर श्याम ने एम लिमिटेड में नियुक्ति प्राप्त की
ऑन 1 मई 2019, 1 मई 2019 को, और उनका मूल वेतन है 20,000 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता है 10% ऑफ बेसिक यानी मूल वेतन का। ही रिजाइन्स ऑन 31 जनवरी 2020, उनको यह नौकरी छोड़नी पड़ी, रिजाइन करना पड़ा 31 जनवरी 2020 को। उनकी ग्रॉस सैलरी इनकम पता लगानी है। देखिए 2019-20 गत वर्ष या 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए उनकी ग्रॉस सैलरी यानी सकल वेतन इस प्रकार होगा। क्योंकि उन्होंने 1 मई से नौकरी ज्वाइन की थी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कुल मिलाकर उन्होंने 9 माह तक कार्य किया। उनका आय की गणना का आधार 9 माह रहेंगे। मूल वेतन 20,000 इंटू 9, 1,80,000। इसी दौरान इस मूल वेतन का 10% उन्हें महंगाई भत्ता मिला है, यानी 18,000, जो कुल मिलाकर के उनके सकल वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा और उनका सकल वेतन हो गया 1,98,000। उदाहरण संख्या 5। मिसेस पैरेट जॉइंस एफ लिमिटेड ऑन 1 मई 2019, 1 मई 2019 को मिसेस पैरेट ने एफ लिमिटेड में नियुक्ति प्राप्त की एट ए बेसिक सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपये प्रति माह पर। डियरनेस अलाउंस 15% ऑफ बेसिक, मूल वेतन का 15% उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शी रिजाइन्स ऑन 31 अक्टूबर 2019, उन्होंने 31 अक्टूबर को त्यागपत्र दे दिया और दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली जी लिमिटेड में, जहां पर उन्हें 1 जनवरी से नियुक्ति दी गई है 45,000 रुपये प्रति माह के मूल वेतन पर। डियरनेस अलाउंस ऑफ 6,000 पर मंथ, 6,000 रुपये प्रति माह का उन्हें मूल वेतन दिया जाएगा। कमीशन दिया जाएगा 2,500 पर मंथ, और यह कमीशन इस दूसरी कंपनी में मिल रहा है, इससे पहले वाली कंपनी में उन्हें कमीशन नहीं दिया जा रहा है। कैलकुलेट हर ग्रॉस सैलरी इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, यानी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष 2019-20 के लिए उनकी सकल वेतन की गणना की जानी है। आइए हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। क्योंकि उन्होंने गत वर्ष में 2 नियोक्ताओं के पास कार्य किया है, तो हम दोनों नियोक्ताओं के लिए 2 कॉलम बना लेंगे। मूल वेतन प्रथम नियोक्ता के यहाँ पर उन्होंने कार्य किया है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। क्योंकि अक्टूबर में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो कुल मिलाकर के 6 माह के लिए उन्होंने कार्य किया है। 30,000 इंटू 6, 1,80,000 रुपये एफ लिमिटेड से प्राप्त हुए हैं। दूसरी नियोक्ता के यहाँ पर उन्होंने 1 जनवरी को ज्वाइन किया है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि गत वर्ष हमारा 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, अतः 3 माह का वेतन हम इस वर्ष की कर योग्य वेतन की गणना में शामिल करेंगे, यानी 45,000 इंटू 3, तो जी लिमिटेड से प्राप्त होने वाला मूल वेतन हुआ 1,05,000 रुपये। तो जो अंतिम कॉलम है, जो उनके लिए सकल वेतन की गणना में समस्त राशियाँ सम्मिलित करने के लिए हमने बनाया है, यहाँ पर ये इनर कॉलम में जो एफ लिमिटेड और जी लिमिटेड के हैं, उनको हम अंतिम कॉलम में भी लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं महंगाई भत्ते की। क्योंकि प्रथम नियोक्ता एफ लिमिटेड से उन्हें 15% की दर से महंगाई भत्ता मिलता है, तो मूल वेतन 1,80,000 का 15%, 27,000 रुपये महंगाई भत्ता उन्हें प्राप्त हुआ है। और दूसरे नियोक्ता से उन्हें स्थिर महंगाई भत्ता मिलता है 6,000 रुपये प्रति माह से, तो 6,000 इंटू 3 माह के लिए 18,000 रुपये का महंगाई भत्ता मिला है, जिसे दोनों को हम अंतिम कॉलम में लिख देंगे। जी लिमिटेड से उन्हें कमीशन भी मिला है 2,500 रुपये प्रति माह से, 3 माह के लिए 7,500 रुपये। इस प्रकार एफ लिमिटेड से प्राप्त होने वाली ग्रॉस वेतन की आय 2,07,000 रुपये है, जबकि जी लिमिटेड से प्राप्त होने वाली 1,30,500। कुल मिलाकर के गत वर्ष का उनका सकल वेतन जो कर योग्य वेतन की गणना में काम में लिया जाएगा, वो होगा 3,37,500 रुपये। उदाहरण संख्या 6। मिसेज रमा इज वर्किंग विथ इन्फोसिस लिमिटेड एट ए बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ. Dearness allowance is 10% of basic. She is also entitled to commission of 2% on the turnover achieved. यानी जितनी भी बिक्री वो करेंगे उसका 2% उन्हें कमीशन दिया जाएगा। गत वर्ष में कुल मिलाकर टर्नओवर था 40 लाख रुपए का।
उनकी ग्रॉस सैलरी की गणना करनी है, बहुत ही आसान है। बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 12 यानी 2,40,000 रुपये। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% 24,000 रुपये। कमीशन 4 लाख का 2% यानी 80,000 रुपये। सॉरी, 40 लाख का 2% यानी 80,000 रुपये। तो उनकी गत वर्ष की सकल वेतन की गणना इस प्रकार हो गई 3,44,000 रुपये। अब हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 7 के बारे में। मिस्टर पी इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड सिंस 1 जुलाई 2007। 2007 से मिस्टर पी एबीसी लिमिटेड में कार्य कर रहे हैं। इन द पे स्केल ऑफ 11,000 -500 -14,500 -900 -19,900 -1100 -27,600। वेतनमान के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। उसी आधार पर मिस्टर पी के वेतन की हम गणना करेंगे। द एम्प्लॉयर हैज़ पेड dearness allowance at the rate of 6% of his basic pay from 1/4/2019 to 30th September 2020। 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2020 तक उसने 6% की दर से उसे महंगाई भत्ता दिया है और तत्पश्चात यह 10% हो गया है। उनकी ग्रॉस सैलरी की गणना करनी है। आइए पहले हम 2 वर्किंग नोट के बारे में बात करेंगे, जिससे आसानी से समझ सकें कि हमने वेतनमान का प्रयोग कैसे किया है। उनकी प्रथम नियुक्ति हुई है 1/7/2007 को और 1/7/2007 से 1 वर्ष 30/6/2008 को समाप्त होता है। तब तक उनका मूल वेतन रहेगा 11,000 रुपये। तत्पश्चात प्रतिवर्ष उनको 500 रुपये की वेतन वृद्धि तब तक दी जाती रहेगी जब तक उनका मूल वेतन 14,500 पर नहीं पहुंच जाता। तो इस प्रकार हम देखते हैं 30/6/2009 को उनका मूल वेतन हो जाएगा 11,500 रुपये। 30/6/2010 को उनका मूल वेतन 500 रुपये की वेतन वृद्धि के पश्चात 12,000 रुपये। इसी प्रकार अगले वर्ष 12,500, अगले वर्ष 13,000, अगले वर्ष 13,500, अगले वर्ष 14,000, अगले वर्ष 14,500। क्योंकि उनका मूल वेतन अब 14,500 पर पहुंच चुका है तो उनकी वेतन वृद्धि अब हो जाएगी 900 रुपये की। तो अगले वर्ष यानी 1 जुलाई 2015 से 30/6/2016 तक उन्हें मूल वेतन दिया जाएगा 15,400। 900 रुपये की वेतन वृद्धि के साथ में अगले वर्ष उनका मूल वेतन होगा 16,300 रुपये। 900 रुपये की वेतन वृद्धि के साथ उनका मूल वेतन होगा 17,200 रुपये। तत्पश्चात 900 रुपये की वेतन वृद्धि के साथ 18,100 रुपये और फिर 900 रुपये की वेतन वृद्धि के साथ में उनका मूल वेतन हो जाएगा 19,000 रुपये। यानी जो वर्ष हमारा गत वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, वह अवधि आ चुकी है और हमें यह पता लग चुका है अप्रैल 2019, मई 2019 और जून 2019 में 3 माह तक उन्हें मूल वेतन मिलेगा 18,100 रुपये और उसके पश्चात 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 यानी गत वर्ष की समाप्ति तक उन्हें मूल वेतन मिलेगा 19,000 रुपये। तो उनका कुल मिलाकर के मूल वेतन हुआ 18,100 इंटू 3 यानी 54,300 और 19,000 इंटू 9 यानी 1,71,000 रुपये। टोटल बेसिक सैलरी हो गई 2,25,300 रुपये। अब हम उनके महंगाई भत्ते की गणना करते हैं। प्रश्न में दिया गया है अप्रैल से लेकर के सितंबर तक उन्हें 6% की दर से जो मूल वेतन का है उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है। लेकिन हमें पता है जुलाई से उनका मूल वेतन बदल जाता है। तो पहले हम अप्रैल, मई और जून 3 माह के लिए उनके महंगाई भत्ते की गणना करेंगे, जो 18,100 इंटू 3 यानी 54,300 का 6% होगा। तत्पश्चात जुलाई, अगस्त और सितंबर में महंगाई भत्ता तो 6% है, परंतु उनका मूल वेतन बदलकर 19,000 रुपये हो गया है। तो 19,000 इंटू 3 का 6% जब हम निकालेंगे तो यह राशि आएगी 3,420 रुपये। और शेष रही अवधि के लिए, क्योंकि मूल वेतन वही है लेकिन महंगाई भत्ता बदल चुका है, 19,000 इंटू 6 माह के लिए अक्टूबर से मार्च तक 10% ये 11,400 रुपये होता है और कुल मिलाकर के उनका महंगाई भत्ता हो गया 18,078 रुपये। यानी उनकी ग्रॉस सैलरी मूल वेतन 2,25,300 रुपये और महंगाई भत्ता 18,078 रुपये। कुल राशि सकल वेतन में जो शामिल हो गई है वो है 2,43,378 रुपये। अब हम बात करते हैं अंतिम उदाहरण की, उदाहरण संख्या 8। मिस्टर ए जॉइन्स
MNO Limited on 1st July 2010 in the pay scale of 10,000-500-13,000-17,500-1000-1000-25,500. The company has allowed him dearness allowance at the rate of 5% of the basic pay from 1st April 2019 and up to 30th June 2019. And thereafter, dearness allowance was allowed at the rate of 11% of the basic pay. But up to 31st December 2019 and thereafter this was 18%. Calculate his gross salary income for the previous year 2019-20, गत वर्ष 2019-20, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनके सकल वेतन की गणना की जानी है। देखिए 1 जुलाई 2010 को उनकी नियुक्ति हुई, तब उनका मूल वेतन रहा होगा 10,000 रुपये। प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट मिलने के बाद, और इंक्रीमेंट की राशि भी हमने यहाँ पर दिखा दी है, 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक उनका मूल वेतन 13,000 नहीं पहुंच जाता। 13,000 रुपये उनका मूल वेतन पहुंच चुका है 1 जुलाई 2016 में। तत्पश्चात उनकी वेतन वृद्धि बढ़कर 700 रुपये हो जाएगी और जिस अवधि के लिए हम गणना चाहते हैं उसके लिए उनका मूल वेतन आ चुका है 15,100 रुपये। हम डियरनेस अलाउंस की भी गणना कर लेते हैं। बहुत विस्तृत में यहाँ पर वर्किंग नोट के रूप में दिखाया गया है। अप्रैल 2019 में उनका मूल वेतन 14,400 रुपये, जब उनका डियरनेस 5% है तो 14,400 का 5% निकाल लेंगे। मई में भी मूल वेतन और महंगाई भत्ता वही है, जून में भी मूल वेतन और महंगाई भत्ता वही है, जबकि जुलाई में उनका मूल वेतन बढ़कर 15,100 रुपये हो गया, जो अब अगले वर्ष जुलाई 2020 तक चलता रहेगा। तो मूल वेतन 15,100 रुपये लेंगे, जबकि अब महंगाई भत्ता 11% हो गया है और महंगाई भत्ता दिसंबर 2019 तक 11% रहता है और जनवरी में यह बढ़कर 18% हो गया है। तो हम यह देखते हैं कि उसका मूल वेतन और उस पर दिया जाने वाला महंगाई भत्ता इस प्रकार है, जो कुल मिलाकर 20,280 रुपये हुआ। अतः उनका सकल वेतन गणना करने के लिए मूल वेतन जो हमने वर्किंग नोट में देखा 1,79,100 रुपये और महंगाई भत्ता 20,280 रुपये, यानी सकल वेतन हुआ 1,99,380 रुपये। धन्यवाद।